लाइफ ऑफ पाई एक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मूवी है। इसमें हमें दिखाया जाता है कि खुदा ने इंसान को इस कदर जहानत से नवाजा है कि वो मुश्किल के वक्त सरवाइव कर सकता है अगर कोशिश करे और हिम्मत ना हारे तो। आइए सुनते हैं पाई की कहानी, पाई की जुबानी। पाई एक जू ओनर का बेटा होता है। वो अपने छोटे भाई रावी और अपने माता पिता के साथ साउथ इंडिया में रहता है। उस एरिया का नाम फ्रेंच इंडिया होता है क्योंकि वहाँ बहुत से फ्रेंच लोग रहते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पाई अपने एक दोस्त की दावत के दौरान उसे अपने सर्वाइवल के किस्से सुना रहा होता है। पाई के मुताबिक उसकी जिंदगी बचपन से ही मुश्किल थी और ये सब उसके नाम पाई की वजह से था। उसने अपने स्कूल में ज्यादा टाइम पढ़ने के बजाय ये समझाने में गुजार दिया कि इसका नाम पाई क्यों है और इसका मतलब क्या है। पाई का स्कूल जाने का खास दिल नहीं करता था क्योंकि वहाँ बस किताबी बातें होती थी। पाई कथक डांस क्लास में इंस्ट्रूमेंट भी बजाता था। वहीं मेरी आंख को एक लड़की भाई जिसका नाम आनंदी था। आनंदी भी मुझे पसंद करने लगी थी। मैं और आनंदी साथ बहुत वक्त गुजारते थे। मैं उसे अपने साथ एक दिन जू दिखाने भी लेकर गया था। पाई और उसकी फैमिली बहुत हंसी खुशी रह रहे होते हैं मगर एक दिन उसके डैड ये फैसला करते हैं कि वो सब कनाडा शिफ्ट होंगे। कनाडा शिफ्ट होने की वजह ये होती है कि जू का कारोबार बाहर के मुल्क ज्यादा बेहतर तरीके से चलेगा और मुनाफा भी डबल होगा। इंडिया में जू चलाना इतना खास पैसे नहीं देता जो कि उन्हें बाहर के मुल्क से मिलेगा। पहले तो पाई, रावी और उनकी मॉम इस फैसले से खुश नहीं होते मगर उनको फिर भी मजबूरी के तहत अपने फादर की बात माननी पड़ती है। शिप की टिकट्स हो जाती हैं। जिस शिप पे हम होते हैं उसी में हमारे सारे जू के जानवर भी साथ ही होते हैं। उस शिप पे हमारे अलावा और भी बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। शिप में हमारा पहला दिन होता है। हम खाना खाने जाते हैं और वहाँ के कुक से मेरे फादर हमें वेजिटेरियन खाना देने को कहते हैं। इसके बावजूद वो कुक हमें नॉन वेज खाना दे देता है। इस सब से मेरे डैड बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और उनकी उस कुक से लड़ाई हो जाती है। शिप के बाकी लोग जैसे तैसे करके इस लड़ाई पे काबू पा लेते हैं। खाना खाने के बाद हम अपने कमरे में चले जाते हैं। शिप पे 4 दिन बस समुद्र की लहरें देखते ही गुजर जाते हैं। पाई अपने दोस्त को बताता है कि अब वो रात आती है जो मेरी सारी जिंदगी बदल के रख देती है। मैं अपने परिवार के साथ खाना खाकर कमरे में सोने चला जाता हूँ। रात को मेरी आंख एक बहुत ही ऊंचे धमाके से खुलती है। मैं जरा घबरा जाता हूँ। मेरी नजर मेरे मॉम, डैड और भाई पे पड़ती है। वो बहुत गहरी नींद सो रहे होते हैं। शिप जिस तरह हिल रही होती है ऐसा महसूस होता है जैसे लहरें बहुत तेज हो गई हैं। मैं रावी को उठाता हूँ कि वो भी मेरे साथ बाहर चले मगर रावी नहीं उठता। पाई अकेला ही शिप के ऊपर चला जाता है। पाई आते ही वो देखता है कि लहरें बहुत तूफानी हो रही हैं और साथ ही में बहुत तेज बारिश भी हो रही होती है। वो ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसने ऐसे पहले कभी नहीं देखा होता। वो इस मौसम के मजे उड़ा ही रहा होता है कि उसे एक और धमाके की आवाज आती है। इस धमाके के बाद शिप की रेड इमरजेंसी लाइट भी ऑन कर दी जाती है जिससे पाई समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो शिप के निचले हिस्से में देखता है जहाँ शिप का एक ऑफिसर इशारे कर रहा होता है पर पाई समझ नहीं पा रहा होता कि वो कह क्या रहा है। उसी वक्त एक बहुत तूफानी लहर आती है और अपने साथ उस ऑफिसर को ले जाती है। पानी की लहरें बढ़ती ही जा रही होती हैं और शिप का निचला हिस्सा पानी से भर चुका होता है। पाई उसी वक्त अपने कमरे की तरफ जाता है ताकि अपने पेरेंट्स और भाई को उठा सके लेकिन नीचे जाते ही वो देखता है कि सारी शिप पानी में डूब चुकी है। पाई शिप के बाहर जाकर मदद के लिए पुकारता है मगर वहाँ कोई नहीं होता। पाई की नजर सब जानवरों पे पड़ती है जो कि इस तूफान की वजह से अपने केजेस से बाहर आ चुके होते हैं। वो देखता है कि कुछ ऑफिसर्स शिप से एक छोटी बोट नीचे गिरा रहे हैं ताकि वो लोगों को बचा सके। वो उन्हें मदद के लिए कहने जाता है तो वो उसे पकड़कर बोट में फेंक देते हैं ताकि उसकी जान बच सके। उसी वक्त उस बोट पे ऊपर से एक ज़ीब्रा भी छलांग लगा देता है जिसकी वजह से बोट की रस्सी खुल जाती है और ज़ीब्रा और पाई बोट के अंदर पानी में गिर जाते हैं। तूफानी लहरों की वजह से पाई का बोट को पकड़े रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। ज़ीब्रा हिल ही नहीं पा रहा होता क्योंकि छलांग लगाने की वजह से उसकी एक टांग टूट जाती है। तेज लहरें बोट को शिप
उसे बहुत दूर ले जाती हैं। देखते ही देखते वो शिप पानी में डूबती जाती है और एकदम नजर से ओझल हो जाती है। पाई देखता है कि उनकी बोट की तरफ कोई आना चाह रहा है। उसे लगता है कि शायद कोई इंसान है। वो बोट का ट्यूब उठाकर उसकी तरफ फेंकता है और अपनी तरफ खींचता है। उसे नजर आता है कि ये तो उनके जू का खूंखार शेर रिचर्ड पार्कर है। उस शेर को इस बोट पे आने नहीं दे सकता, वरना वो पाई को भी मार देगा। पाई उसे दूर धकेल देता है। तेज लहरों की वजह से रिचर्ड पार्कर उस बोट में चढ़ जाता है। पाई डर के मारे उस बोट से छलांग लगा देता है ताकि अपना बचाव कर सके। इतने में पानी की एक बड़ी लहर उसके ऊपर आने ही वाली होती है कि वो पानी के अंदर चला जाता है ताकि वो लहर से बच सके। नीचे पानी में वो देखता है कि उसकी शिप अब मुकम्मल तौर पे डूब चुकी होती है। वो अपने माता पिता भाई का सोचता है कि वो अब तक उसी शिप में ही होंगे और शायद अब तक उनका देहांत हो गया होगा। पाई हिम्मत करके पानी के ऊपर आता है और देखता है कि उसकी बोट उससे बहुत दूर हो गई है। वो लहरों से गुजरता लड़ता अपनी बोट तक पहुंचता है। बोट पे चढ़कर मैं देखता हूँ कि रिचर्ड पार्कर अब बोट पे नहीं है। शायद वो पानी में गिर गया हो और मर गया हो। पाई आखिरी बार शिप की तरफ देखकर अपने माता पिता और भाई को आवाज देता है और उनसे माफी मांगता है कि वो उन्हें बचा ना सका। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और समुद्र का तूफान खत्म हो जाता है। पाई की नजर अपने जू के बंदर ऑरेंज जूस पे पड़ती है। पाई उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे आवाज देता है। ऑरेंज जूस अब बोट की तरफ आता है और वहाँ बैठ जाता है। पाई को लगता है कि शायद पानी में और लोग भी हो सकते हैं। वो बाल्टी की मदद से बोट पे शोर करता है, मगर उस शोर से बोट के अंदर ही एक हाइना निकल आता है। वो हाइना पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर लहरों के जोर की वजह से वो पाई तक पहुंच नहीं पाता। पाई चाकू की मदद से उसको मारता तो है, मगर वो वापस बोट के केव में चला जाता है। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और उनकी मदद को कोई नहीं आता। रात के वक्त फिर से वो हाइना बाहर आता है और पाई पे अटैक करने की कोशिश करता है, मगर नाकाम हो जाता है। हाइना ज़ेब्रा पे हमला करता है और उसे खा जाता है। ऑरेंज जूस और पाई सिर्फ शोर करते रह जाते हैं, मगर कोई उनके बचाव को नहीं आता। इसी तरह गिरते पड़ते उसी बोट पे उन्हें 3 दिन हो जाते हैं। 3 दिन से पाई सोया नहीं होता। पाई को याद आता है कि हर बोट पे एक सेफ्टी किट होती है। पाई उसे ढूंढ निकालता है और उसमें देखता है कि ऐसे हालत में इंसान कैसे गुजारा कर सकता है। उस किताब में से देखकर पाई अपने लिए ट्यूब से पानी में तैरने वाला टूल बना लेता है। तभी हाइना टेंट में से निकलकर फिर से उस ज़ेब्रा को खाने लग जाता है। ऑरेंज जूस इस सबसे गुस्सा होता है और उसे मारता है। हाइना नीचे गिर जाता है, मगर कुछ देर बाद वो ऑरेंज जूस पर हमला करता है और ऑरेंज जूस को काटता है, जिसकी वजह से ऑरेंज जूस भी मर जाता है। पाई को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और वो हाइना को बहुत मारता है। उसी वक्त रिचर्ड पार्कर टेंट से निकलता है और हाइना को खा जाता है। अब रिचर्ड पार्कर का निशाना पाई होता है। पाई अपना बचाव करते हुए टेंट के ऊपर चढ़ जाता है। रिचर्ड पार्कर के पाँव टेंट में फंस रहे होते हैं, तो वो उसकी तरफ पहुंच नहीं पाता। इस मौके का फायदा उठाकर पाई समुद्र में कूद जाता है और अपने ट्यूब से बनाए हुए डोंगे में बैठ जाता है। अगले दिन सुबह उसे एक किताब मिलती है जिसमें खूंखार जानवरों के साथ गुजारा करने का तरीका होता है। उस किताब के जरिए रिचर्ड पार्कर को ट्रेन करने की कोशिश करता है, मगर ये सब नामुमकिन हो जाता है और वो हार मान लेता है। टेंट के नीचे जब पाई की नजर पड़ती है तो उसे वहाँ ढेर सारा खाना और पानी मिलता है। पाई एक सुकून का सांस लेता है कि अब उसे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वो खाना खा ही रहा होता है कि उसी वक्त रिचर्ड पार्कर उस पे हमला कर देता है। पाई की नजर खाने के पास एक चूहे पे पड़ती है और पाई अपने बचाव के लिए उस चूहे को रिचर्ड पार्कर की तरफ फेंक देता है और रिचर्ड उस चूहे को खा लेता है। पाई उसी वक्त कूदकर अपने डोंगे में चला जाता है। डोंगे में बैठकर पाई पेंसिल से लिखता है कि वो एक छोटी बोट में खूंखार शेर के साथ फंस गया है। वो ये कागज मोड़कर एक कैन में डाल के समुद्र में फेंक देता है कि अगर ये किसी को मिले तो वो उसे बचा ले। पाई उसी डायरी में अपने पेंसिल से ये सारी कहानी लिखना शुरू कर देता है। रिचर्ड पार्कर को भूख लगना शुरू होती है, तो वो पानी में तैरता हुआ मछलियों को देखकर उन पे कूद जाता है। ये देखकर पाई समझ आता है कि रिचर्ड पार्कर पानी में तैर सकता है। पाई अपने बचाव के लिए फौरन बोट के अंदर चला जाता है। अब वो बोट पे अकेला होता है। रिचर्ड पार्कर बोट पे आने की कोशिश करता है, मगर नाकाम हो जाता है। पाई तभी एक कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने लगता है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाता। अपने डोंगे पे सारा जरूरी सामान बांधकर वो वापस उसमें चला जाता है और रिचर्ड पार्कर को बोट पे चढ़ा देता है। पाई डोंगे पे बैठकर देखता है कि
उसके पास पूरे 1 महीने का सामान है। सिर्फ रिचर्ड पार्कर के खाने का मसला होता है। रिचर्ड के लिए पाई एक मछली को पकड़कर मार देता है। वो मछली बहुत प्यारी होती है, मगर जैसे ही पाई उसे मारता है उसकी सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है। पाई ये देखकर बहुत रोता है और भगवान से माफी मांगता है। वो ये मछली रात को रिचर्ड पार्कर को दे देता है ताकि उसका पेट भर जाए। रात के वक्त उनकी बोट एक ऐसी जगह पहुंचती है कि वहाँ के पानी चमक रहा होता है। पानी के चमकने की वजह से उसके अंदर के सब जानवर बहुत साफ दिखाई दे रहे होते हैं। पाई ने ऐसा खूबसूरत नजारा कभी नहीं देखा होता। उसी वक्त एक बहुत ही बड़ी मछली इनकी तरफ आती है। मछलियों को खाने के लिए वो एक बड़ी छलांग लगाती है, जिससे पाई का डोंगा हिल जाता है और साथ ही सारा खाना और जरूरी सामान भी डूब जाता है। पाई को मजबूरन वापस बोट पे जाना पड़ता है। पाई को अब धरती पे गए हुए 40 दिन हो जाते हैं। पाई और रिचर्ड पार्कर की भूख से बुरी हालत हो जाती है। एकदम पानी में हलचल शुरू हो जाती है। पाई देखता है कि बहुत सारी फ्लाइंग मछलियां उनकी तरफ आ रही हैं। पाई अपने बचाव के लिए नीचे झुक जाता है, मगर रिचर्ड पार्कर को वो मछलियां काफी तंग करती हैं। उसी वक्त एक बड़ी मछली बोट पे आकर गिर जाती है। पाई उस बड़ी मछली को पकड़ता है और उसे पहली बार नॉन वेज खाना पड़ता है, और वो भी कच्चा। साथ ही में वो आधी मछली रिचर्ड पार्कर को भी देता है। पाई फैसला करता है कि वो ज्यादा दिन उस डोंगे पे नहीं रह सकता और वो अब दोबारा से रिचर्ड पार्कर को ट्रेन करने में लग जाता है, क्योंकि रिचर्ड पार्कर उन्हीं के जू का जानवर होता है। तो वो पाई के हुक्म मान ही लेता है। एक दिन पाई को दूर एक समुद्री जहाज दिखता है। पाई उसे देखकर एकदम पुरुमीद हो जाता है कि शायद अब वो बच सके। पाई फायर गन भी करता है और स्मोक बम भी करता है। रात हो जाती है, मगर उनके बचाव के लिए कोई नहीं आता। पाई बिल्कुल नाउमीद हो जाता है। दिन गुजरते जाते हैं और कोई मदद नहीं आती। पाई और रिचर्ड पार्कर बिल्कुल निढाल हो जाती हैं। जिस पेंसिल से पाई अपनी कहानी लिख रहा होता है, वो पेंसिल भी खत्म हो जाती है। उसी रात एक बहुत बड़ा तूफान आता है और मेरा डोंगा टूट के बोट से अलग हो जाता है। पाई बहुत मुश्किल से बोट को पकड़ा रहता है। अगले दिन सुबह रिचर्ड पार्कर बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो पाई को मारने की कोशिश भी नहीं कर रहा होता। पाई उसको प्यार करते हुए उसके पास जाता है। पाई बहुत नाउमीद हो जाता है और भगवान को उसे अपने पास बुलाने को कहता है। पाई वहीं सो जाता है। उसकी आंख खोलती है तो वो देखता है कि उसकी बोट एक आइलैंड पे आकर खड़ी है। पाई देखता है कि रिचर्ड पार्कर उतरकर आइलैंड पे जा चुका है। पाई हिम्मत करके उस आइलैंड पे उतरता है और उसकी घास खाकर अपने अंदर थोड़ी हिम्मत लाता है। पूरा आइलैंड घास से बना होता है और उसके बीच छोटे छोटे पानी के दायरे भी होते हैं। पाई उनसे पानी पीता है और एकदम चुस्त हो जाता है। पाई को लगता है कि वो इस आइलैंड पे रह सकता है। वहीं एक दरख्त पे वो अपना बिस्तर बना के सोने लगता है कि उसी वक्त सब नेवले ढेरों की तादाद में दरख्तों पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। रिचर्ड पार्कर भी बोट की तरफ भाग जाता है। पाई देखता है कि वो पानी जो उसने सुबह पिया था अब उसका रंग बदल चुका है और उसमें मौजूद सारे जानवर मर चुके हैं। उसे दरख्त पे एक फल नजर आता है और वो उसे खाने ही लगता है कि उसके अंदर एक इंसानी दांत होता है। पाई समझ जाता है कि ये एक आदमखोर आइलैंड है और वो ज्यादा इससे यहाँ गुजारा नहीं कर पाएगा। पाई बहुत सी घास खाने के लिए इकट्ठे करके वापस बोट पे चला जाता है और पाई रिचर्ड पार्कर को भी आवाज देकर बुलाता है। पाई वहाँ से चला जाता है और अपना सफर शुरू कर देता है। बहुत दिनों के बाद वो मेक्सिको के आइलैंड पे पहुँच जाता है। पाई इस वक्त बिल्कुल भी हिम्मत हार चुका होता है और मिट्टी पे गिर जाता है। पाई की नजर रिचर्ड पार्कर पे पड़ती है, जो बोट से कूदकर अंगड़ाई लेता है और पाई को ऐसे निढाल छोड़कर जंगल में चला जाता है और वापस नहीं आता। तभी वहाँ कुछ लोग आकर पाई को उठाते हैं और इसकी मदद करते हैं। पाई इस समय बहुत रोता है। वो इसलिए नहीं कि वो बच गया, मगर इसलिए कि उस शेर ने भी पाई को धोखा दे दिया। पाई जिंदगी के बहुत से जरूरी सबक इस पूरे सफर के दौरान सीखता है। पाई की ये कहानी सुनते वक्त आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। Stay tuned and thank you for watching.